हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 178 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत और मशहूर गज़ल है ये। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन इसको एक बार फिर से पढ़ के समझने की आज कोशिश करेंगे। हर एक शेर के अंदर गालिब साहब एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, और सवाल का मकसद जवाब तलब करना नहीं है, या तो सवालों के ज़रिए वो कोई बात बयान करना चाहते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट, सो द क्वेश्चंस आर मोर इंफॉर्मेटिव इन नेचर, या। और इसके अंदर एक लिरिकल क्वालिटी भी है। जैसा मैंने कहा, बड़ी मशहूर गज़ल है, कई आर्टिस्ट ने इसको गाया भी है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। ना शोले में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा। ना शोले में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा। कोई बताओ कि वो शोखे तुंद खू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे। वगरना खौफ बद आमोज़ी अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज। सिवाय बादाए गुलफाम मुश्क बू क्या है। पीऊं शराब अगर खुम भी देख लूं दो चार। पीऊं शराब अगर खुम भी देख लूं दो चार। ये शीशाओ कदाओ कूजाओ सुबू क्या है। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी। तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अंदाज गुफ्तगू, बातचीत करने का तरीका, मैनर ऑफ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे आशिक और महबूब के बीच में एक तकरार चल रही है, और आशिक महबूब के रवैये की शिकायत कर रहा है। तो आशिक कोई भी बात कहे, कोई भी सवाल पूछे, तो महबूब आगे से कहता है कि तू क्या है, या तू कौन है, तेरी क्या औकात है, तू कौन होता है सवाल पूछने वाला। या फिर वो उसको पहचानने से भी इनकार करता है, कहता है कि तू कौन है, मैं तेरे को जानता ही नहीं, तू क्या है, या। आशिक की बेइज्जती करता है महबूब, और आशिक शिकायत की टोन में कह रहा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, कि मेरी हर एक बात पे तू कहता है, तू पूछता है कि तू कौन है, तेरी औकात क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अब तुम ही बताओ कि ये बदतमीज़ी से भरा हुआ अंदाज गुफ्तगू, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका, ये क्या है, ये क्यों है, क्यों तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। तो जनरली आशिक चुपचाप जुल्म और बेइज्जती सहता है। यहाँ वो खफा हो गया है और हिम्मत जुटा के वापस जवाब दे रहा है, महबूब का जवाब दे रहा है, और शिकायत कर रहा है। चुपचाप बेइज्जती नहीं सहना चाहता, या वो ये जताना चाहता है कि मैं भी ताकत रखता हूँ तल्ख बात करने की, या। तो जवाब देने की, वापस तल्ख सवाल पूछने की हिम्मत मेरे अंदर भी है, ये बात वो महबूब को बताना चाहता है। और गुस्से में आ गया है और कह रहा है कि अगर तू ज़माने के सामने मेरी बेइज्जती करेगा तो फिर खबरदार, मैं भी चुपचाप नहीं सहूँगा, नहीं, तेरी बेइज्जती से भरे जो सवाल हैं मैं उनको नहीं सुनूंगा, या ये बेइज्जती नहीं सहूँगा। किस अंदाज में तू मुझसे बात करता है, उसकी शिकायत हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि सचमुच आशिक को समझ में ही नहीं आ रहा, या ही इज़ परप्लेक्स्ड, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, कि महबूब उसके साथ इस तरह से बर्ताव क्यों करता है। वो सोच रहा है कि मैं तो इतने प्यार से इससे बात करता हूँ, मैं इतने प्यार से तुझसे बात करता हूँ, तू आगे से कह रही है कि तेरी औकात क्या है, या तू कौन है, या
तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों महबूब इस तरह से उससे बर्ताव करता है। महबूब का जालिम महबूब का रवैया उसका समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन जो है वो शिकायत की है। और ये भी हो सकता है कि जो आशिक ने सवाल पूछा है, जो जवाब में सवाल उसने पूछा है, इट्स नॉट रूड इन नेचर। तो वो महबूब को रियलाइज़ करवाना चाहता है कि उसका बात करने का तरीका सही नहीं है, और ही इज़ ट्राइंग टू अपील टू हर गुड नेचर। या तो वो उम्मीद रखता है कि मेरी बात से महबूब समझ जाएगा कि मैं खुश नहीं हूँ और फिर मुझसे बदतमीज़ी करना छोड़ देगा। ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन शायद आशिक के दिल में ये उम्मीद भी है। ओवरऑल वो शिकायत कर रहा है, कहता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा, ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक है तुंद खू क्या है। शोला कहते हैं आग को, आग की लपटों को, फ्लेम को। करिश्मा किसी तरह का चमत्कार, मैजिक। बर्क कहते हैं बिजली को, लाइटनिंग को, जो आसमान से कड़कती है। अदा चार्म, स्टाइल को कह सकते हैं। तुंद तेज, जो बड़ी जल्दी से अपना काम कर जाए, क्विक, या उसको तुंद कहते हैं। शोख कहते हैं शरारती, मिस्चीवियस को, या और खू कहते हैं आदत को या स्वभाव को, किसी के टेम्परामेंट को। और शौक तुंद खू, तेज या चंचल स्वभाव वाला शरारती। या यहाँ पे महबूब की बात हो रही है, तो बड़े तेज और चंचल स्वभाव वाला, नेचर वाला शरारती महबूब जो है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, शौक तुंद खू। सो क्विक टेम्पर्ड मिस्चीवियस वन। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। बड़े खूबसूरत अंदाज में गालिब साहब अपने महबूब के तेज़ गुस्से वाले स्वभाव को डिस्क्राइब कर रहे हैं, चंचल शौक स्वभाव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कहते हैं मैंने शोले के करिश्मे को देखा है कि कैसे शोला भड़कता है, गर्म, रोशन और चमकदार होता है। बिजली की अदा को भी मैंने देखा है, कितनी तेज़ी से वो चमकती है, क्या अदा उसके अंदर होती है, और वो कैसे कड़क के इस दुनिया की चीज़ों को फना कर देती है बड़ी तेज़ी से और अपना काम करती है। ये अदा भी हमने बर्क की देखी है। मगर मैं अपने इस तेज़ और गर्म स्वभाव वाले महबूब और उसकी अदाओं, उसकी शरारतों को क्या नाम दूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने महबूब को कैसे डिस्क्राइब करूँ, या ये कोई मुझे बताए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा, कि जो करिश्मा मेरे महबूब में है वो शोले में भी नहीं है, और महबूब की अदा का मुकाबला बर्क भी नहीं कर सकती। और तो महबूब की तुलना मैं किससे करूं फिर, यार। तो कोई बताओ कि वो शौक है तुंद खू क्या है, कि ये तेज़ स्वभाव वाला शौक है तुंद खू क्या है, कोई बताओ। इसको मैं क्या नाम दूं, कैसे डिस्क्राइब करूं, मैं खुद इसको कैसे समझूं, इस महबूब को कोई बताओ, कोई बताओ कि ये मेरा महबूब क्या भला है। तो शोला भी बुझ जाता है, मगर महबूब के नेचर की, स्वभाव की जो गर्मी है, उसका जो गुस्सा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा मेरे ऊपर खफा रहता है। और बिजली बड़ी तेज़ी से कड़कती है और फना करके गायब हो जाती है चीज़ों को। और वो चंचल है, मगर उसके स्वभाव में कोई लिमिट्स हैं। लेकिन महबूब की शरारत, इसका जो चुलबुला नेचर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमेशा शरारत के अंदाज में ही मेरा महबूब रहता है। और बिजली और शोला इसके सामने कुछ नहीं है। इसकी अदा शोले के करिश्मे और बर्क की अदा से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऑब्वियसली ये रंग भी इसके अंदर है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरा महबूब यूनिक है, उसके जैसी कोई और चीज़ इस दुनिया में नहीं है। किसी और शय से उसको कंपेयर नहीं किया जाता। शी इज़ मैचलेस। और उसके अंदर तेज़ स्वभाव भी है, गर्मी भी है, करिश्मा भी है, और वो खूबसूरत भी है, गुस्से वाला भी है, शरारती भी है। और आशिक के ऊपर वो जुल्म भी आता है, लेकिन आशिक को उसके ऊपर प्यार भी आता है। तो जो दूसरी लाइन के अंदर है, उस दूसरी लाइन के अंदर एक प्यार का रंग भी है। और महबूब की ऑब्वियसली तारीफ़ भी वो कर रहे हैं, उसकी मैचलेस क्वालिटीज़ को बयान कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आशिक जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है कि मैं अपने महबूब को बयान करूं तो कैसे करूं, है। और ऑब्वियसली इसके अंदर एक रूहानी रंग भी हो सकता है। तो शायद रूहानी महबूब की बात हो रही है, जो आग और बिजली से बड़ी ताकत है, जिसको समझ पाना, बयान करना मुमकिन ही नहीं है। तो दुनिया की किसी चीज़ से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। शायद इन सब चीज़ों को बनाने वाला भी वही है। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। तो कहते हैं कि ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा, ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा,
कोई बताओ कि वो शौक़ तुंद खू क्या है। शरारती भी बोला है महबूब को, गुस्से वाला भी उसको बोला गया है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बदामोज ये अदू क्या है। रश्क कहते हैं जेलसी को, एनवी को। हम सुखन होना, किसी से बातचीत करना, शायद थोड़े प्यार से बातचीत करना। अदू कहते हैं दुश्मन को। यहाँ पे जो गालिब साहब का प्यार में राइवल है, रकीब है, उसको अदू कह सकते हैं। बदआमोज़ी का मतलब है किसी को बहका देना, बहला देना, टू करप्ट और मिसलीड समबडीज माइंड, या तो उल्टी सीधी बातें करके किसी को बहका देना। तो कहते हैं कि ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे। तो आशिक कह रहा है कि मुझे जेलसी और दुख इस बात का है कि वो तुमसे बात करता है, या वगरना खौफ बदआमोज़ ये अदू क्या है। वगरना इस बात का मुझे खौफ डर नहीं है कि वो मेरा दुश्मन, मेरा अदू तुझे अपनी बातों से मेरे खिलाफ भड़का देगा। या बड़ा खूबसूरत देखें शेर है। तो आशिक कह रहा है कि मुझे ए महबूब तेरी होशियारी पे और तेरी वफादारी पे मुझे यकीन है, मुझे इस बात पे विश्वास है कि तू अदू की, दुश्मन की बातों में नहीं आएगी। तू बड़ी होशियार है और तू वफादार भी है। या तो वो मुझे यकीन है कि रकीब मेरे अगेंस्ट तुझको भड़का नहीं सकता। या अब इसके अंदर देखिए अंडरलाइन टोन जो है वो डर और जेलसी की है। तो उसके आशिक के मन के अंदर जेलसी और डर डर भरा हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो बेचारा महबूब को कह रहा है कि मुझे यकीन है कि तू महबूब के कि तू रकीब के बहकावे में नहीं आएगी, वो तेरे को नहीं भड़का सकता मेरे अगेंस्ट। लेकिन अंदर से शायद उसके मन के अंदर डर भरा हुआ है। ऊपर ऊपर से तो ये बात कह रहा है, लेकिन अंदर से शायद बेचारा डर रहा है कि कहीं महबूब जो है वो रकीब के बहकावे में ना आ जाए, वो मुझसे नफरत ना करने लग जाए। अपने आप को समझाने की टोन भी हो सकती है। महबूब के ऊपर उसको पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये रंग भी इसके अंदर है। जेलसी की इंतहा है, उसको ये भी मंजूर नहीं कि महबूब रकीब से बात भी करे। या प्यार करना तो दूर की बात। और अब देखें उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे खड़ी हो गई आशिक के लिए कि पूरी कायनात, पूरा ज़माना, पूरा शहर ही उनके खूबसूरत महबूब से इश्क करता है, उससे, उस महबूब से बात करना चाहता है। तो अब आशिक बेचारा हर एक शय से, हर एक शख्स से जेलस है, रश्क करता है। तो कितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी हो गई है। तो ये सारे रंग हैं इसके अंदर। उसको ये मंजूर नहीं कि महबूब रकीब को, दुश्मन को बात करने का मौका दे या उससे बात भी करे। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बदआमोज़ ये अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। बड़ा ही खूबसूरत और मशहूर शेर है। पैराहन कहते हैं लिबास को, कपड़ों को, गारमेंट को जो आपने पहना हुआ है। जैब कहते हैं गरेबान को, कॉलर को। या पॉकेट के लिए भी ये लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली शेर व शायरी में, गालिब साहब की शायरी में कॉलर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैब। रफ़ू किसी कपड़े की मरम्मत करना, रिपेयर करना। हाजत रफ़ू, रिपेयर की ज़रूरत, नीड टू मेंड ए गारमेंट। तो कहते हैं चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। इमेजरी देखें तो आशिक कह रहा है कि लहू की वजह से मेरा लिबास मेरे बदन से चिपक रहा है। तो लहू की, ब्लड की स्टिकीनेस की वजह से वो कह रहा है कि मेरा लिबास मेरे बदन से चिपका जा रहा है। या और हमारे जैब को अब हाजते रफ़ू क्या है, कि हमारे गरेबान को, फटे हुए गरेबान को मरम्मत की ज़रूरत क्या है। क्या ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत नहीं है। या तो अगर गरेबान फटा हुआ होगा तो फिर वो हवा में लहराता है। अगर आप उसको पॉकेट की सेंस में पढ़ें, जैब को समझें, तो फिर अगर आपने पैसे उसमें रखे हैं या कुछ रखा है तो वो गिर सकता है। यहाँ बदन लहू लुहान हुआ पड़ा है आशिक का, और गरेबान लिबास के साथ साथ ऑब्वियसली गरेबान भी उनके शरीर के साथ ऐसे चिपक रहा है मानो वो रिपेयर हो गया है, मानो वो रफ़ू हो गया है, या ऐसा लग रहा है कि वो फटा ही नहीं है। या तो उसको रफ़ू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमेजरी देखें तो आशिक की, एक वहशी आशिक की हालत को बयान किया गया है। इस कदर उसने महबूब के ज़माने के जुल्म सहे हैं कि वो ज़ख्म खा खा के बेचारा लहू लुहान हुआ पड़ा है। मजनू जैसा कोई वहशी आशिक हो सकता है जो गलियों में घूमता रहता है और बच्चे उसको पागल समझ के पत्थर मारते हैं,
या वो इस कदर अपने आप को खो चुका है कि महबूब की दहलीज पे सर पटक पटक के उसने अपने आप को लहूलुहान कर लिया है। उसकी स्टेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और रंग देखें कि जब मैं इस कदर लहूलुहान हुआ पड़ा हूँ तो शायद मेरी मौत आने वाली है, तो फिर जेब को रफू करने की क्या ज़रूरत है। हु केयर्स, या मुझे मेरे हाल पे रहने दो। रफू करने से बेचारे को और तकलीफ़ होगी, और वो कहता है कि मुझे चैन से मरने दो। और अगर वो मरने वाला है तो वो कह रहा है कि मेरा लिबास अब कफन होने वाला है, तो मुझे इस दुनिया के लिबास, जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, जीते जी पहने हुए हैं, इनसे क्या अब मुझे मतलब, मैं कफन अब पहनने वाला हूँ। तो इस गारमेंट को, इस लिबास को, इसके गरेबान को, जेब को रफू करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ख्मों को रफू करने की बात हो रही है। ये रंग भी हो सकता है। तो ज़ख्म जो हैं वो उधड़े पड़े हैं आशिक के, और लिबास उन ज़ख्मों पे ऐसे चिपक रहा है कि मानो वो एक बैंडेज की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ज़ख्म जो हैं वो रफू हो चुके हैं और उनको रफू करने की कोई ज़रूरत अब बाकी नहीं रही। किसी का एहसान वो नहीं उठाना चाहते रफू करवा के। ये रंग भी हो सकता है। गालिब साहब अक्सर शायरी के अंदर एक सेल्फ इंडिपेंडेंस का रंग बयान करते हैं। किसी ने कहा है कि इसको आप अपने जैब को रफू करवा लो, या किसी ने ऑफ़र किया है कि हम रफू कर देते हैं, लेकिन उनको किसी का एहसान नहीं उठाना, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको, इसकी मरम्मत करने की। ये रंग भी हो सकता है। ओवरऑल एक वहशी लहूलुहान आशिक की स्टेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। कहते हैं, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। क्या खूबसूरत इमेजरी का यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगला शेर भी बड़ा खूबसूरत है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है? जुस्तजू कहते हैं किसी तरह की तलाश को। यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, व्हाट इज़ योर सर्च इन दिस केस। और तमन्ना को भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट मीनिंग इज़ तलाश। और खूबसूरत शेर देखें। आशिक ने इश्क में अपनी जान कुर्बान कर दी है, सारी उम्र महबूब के हाथों जुल्मों सितम सहे, और फाइनली अपनी जान उसने इश्क में गंवा दी है। उसका अंतिम संस्कार क्रीमेशन हो गया है, जिस्म जल के राख हो गया है, या वो खुद इश्क की आग में अंदर ही अंदर जल के राख हो गया है। ये भी हो सकता है। तो मरने की बाद की सूरत को बयान किया गया है, कोई और आशिक का हाल बयान कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो कहते हैं कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। अपने महबूब से वो कह रहा है कि मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा दिल भी तो जल ही गया होगा ना, क्या? और अब तुम जो मेरे जिस्म की राख को कुरेद रहे हो, तुम्हारी जुस्तजू क्या है? तुम क्या तलाश कर रहे हो यहाँ पे? जीते जी तुमने मेरी कदर नहीं की, मेरे प्यार से भरे दिल की तुमने कदर नहीं की, अब मरने के बाद तुम मेरे पास आए हो, इसका क्या मुझे फ़ायदा है? तो ये ताना है, तुम अब क्या तलाश कर रही हो? जिस्म और दिल दोनों जल के राख हो चुके हैं, अब तुम यहाँ पे आई हो तो क्या फ़ायदा है? और ए महबूब, तुझे अब भी चैन नहीं आया। ये रंग हो सकता है कि जीते जी तो तूने मेरे ऊपर जुल्म ढाए, मुझे ज़ख्म दिए, क्या वो काफ़ी नहीं थे कि अब मरने के बाद तुम मेरी जिस्म की राख को कुरेद रहे हो और उसके अंदर से मेरा दिल तलाश कर रहे हो। इम्प्लीकेशन ये है कि जालिम महबूब राख में दिल ढूंढ रहा है ताकि वो और उसके ऊपर जुल्म ढाए। तो किस हद तक जालिम महबूब जा सकता है, उसको बयान किया गया है। कुरेदते हो जो राख, इसके अंदर पुराने ज़ख्मों को कुरेदने का रंग भी है कि सारी ज़िंदगी तुम हमारे ज़ख्मों को कुरेदते रहे, तुमने ज़ख्मों को भरने नहीं दिया, हमें आराम नहीं आने दिया। ऐ महबूब, अभी भी तुझे चैन नहीं आया, तो ज़िंदगी भर ज़ख्म कुरेदने के बाद अब तो मेरे मरने के बाद मेरी राख को कुरेदने के लिए आ गया है। तो महबूब किस हद तक जुल्म ढा सकता है, किस हद तक जा सकता है जुल्म ढाने के लिए, उसको एक बार फिर बयान किया गया है। अपना वक्त मत ख़राब करो, जहाँ जिस्म जला है वहाँ दिल भी जल गया होगा, कुछ नहीं बचा अब तुम्हारे लिए जुल्म ढाने के लिए। या तो एक निराशा की देखें इसके अंदर टोन भी है। तो ओवरऑल या तो महबूब ने आशिक की कदर मौत के बाद पहचानी है, इसलिए वो उसकी राख पे आया है, या फिर वो दिल तलाश कर रहा है ताकि वो और जुल्म आशिक के दिल पे ढा सके। ये दो इसके अंदर प्रोमिनेंट रंग हैं। तो कहते हैं, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रग कहते हैं वेन को,
नाड़ी को, जिसके अंदर खून बहता है। कायल होना तो किसी चीज़ को मान लेना कि हाँ ये भी कोई, इसमें भी कुछ बात है, या किसी चीज़ को इज्जत देना। या तो कहते हैं रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, कि जो लहू, जो खून खून रगों में दौड़ता फिरे, उसके हम कायल नहीं हैं, उसको हम कोई बड़ी चीज़ नहीं मानते, उसके लिए हमारे मन में कोई आदर सम्मान इज्जत नहीं है। रगों में खून का दौड़ना क्या बड़ी बात है, सबकी रगों में खून दौड़ता है। या जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। कहते हैं कि वो लहू जो आँख से न टपके, वो लहू क्या है। या उस लहू की हम इज्जत ही नहीं करते जो कि आँखों से ना टपके। तो हम कई बार देख चुके हैं कि सच्चे आशिक का रुतबा एक आशिक को तब मिलता है जब वो इश्क में अपने आप को बर्बाद कर दे, इतनी शिद्दत से वो इश्क करे, इश्क के गम सहे कि उसका दिल जिगर पूरा शरीर बर्बाद हो जाए। और आशिक जब इश्क के गम सहता है, इतनी शिद्दत से वो रोता है कि उसकी आंखों से खून के आंसू टपकने लगते हैं। खून के आंसुओं का एक सैलाब वो इस दुनिया में बर्पा कर देता है। तो कहते हैं कि वो आशिक ही क्या जो इस कदर इश्क में अपने आप को बर्बाद ना कर ले कि उसकी आंखों से खून के आंसू टपके। जो खून आंखों से टपकेगा उसको हम वैल्यूएबल समझते हैं। जो रगों में दौड़ता फिरता है खून, वो क्या बड़ी बात है, सबकी रगों में दौड़ता है। तो इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि आशिक, सच्चा आशिक वही है जो कि इश्क में अपने आप को बर्बाद कर दे, या और इस कदर इतनी शिद्दत से वो रोए कि उसकी आंखों से खून के आंसू टपके। तो ज़िंदगी जीने की शिद्दत का रंग भी इसके अंदर है कि हिम्मत से ज़िंदगी के दुख दर्द सहने के लिए तैयार होना चाहिए। उस प्रोसेस में आपको बेहद गम का सामना भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, अगर आपकी आंखों से खून भी टपकेगा तो कोई बात नहीं, तभी आप एक कामिल, एक सच्चे इंसान बनेंगे, या हमारी नज़र में तभी आपकी कुछ कदर होगी। इतना ऊंचा गालिब साहब का वो है एक्सपेक्टेशन, उनका जो स्टैंडर्ड है वो इतना ऊंचा है कि वो कहते हैं आंखों से खून टपकेगा तो हम लहू को वैल्यूएबल समझेंगे, लहू की इज्जत करेंगे। किसी और के दुख को महसूस करने का रंग भी हो सकता है कि आप खून के आंसू रो रहे हैं, मतलब कि आप किसी के दुख को बड़ी शिद्दत से महसूस कर पा रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि एक इंसान तभी इंसान बनता है कि जब वो किसी दूसरे के दुख को महसूस कर पाए। ये रंग भी हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि लहू की हम इज्जत तब करेंगे कि जब वो आंखों से टपकेगा। आशिक, सच्चा आशिक तब बनेगा जब वो खून के आंसू रोए, इस कदर वो इश्क में अपने आप को बर्बाद कर ले। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज, सिवाय बादाए गुल्फाम मुश्क बू क्या है। बहिश्त कहते हैं जन्नत को, पैराडाइज को। अजीज होना, किसी चीज़ का प्यारा होना, कोई चीज़ आपके लिए कीमती है। बादा कहते हैं शराब को। बादाए गुल्फाम मुश्क बू, गुलाबी रंग की खुशबूदार शराब। तो रिलीजियस ट्रेडिशंस में आता है कि जन्नत में आपको बेहतरीन शराब नसीब होगी, पिलाई जाएगी। और गालिब साहब शराब पीने के लिए बड़े मशहूर थे, बड़े शौकीन थे शराब पीने के। यहाँ वो कहते हैं कि वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, कि वो चीज़ जिसके लिए हमको जन्नत बहिश्त अजीज़ हो, प्यारी हो, सिवाय बादाए गुल्फाम मुश्क बू क्या है। गुलाबी खुशबूदार शराब के अलावा और है क्या है। तो ये शराब ही तो वो चीज़ है जिसके लिए मैं जन्नत को अजीज़ मानता हूँ, जन्नत जाना चाहता हूँ। तो एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करने का रंग है। जन्नत को एक बड़ी जगह माना जाता है, बड़े फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअल फ़ायदे भी हैं। लेकिन गालिब साहब कहते हैं कि नहीं, इस शराब के अलावा मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं है। ये शराब ही है जिसके लालच में मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, वरना जन्नत मेरे लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। और अपने शराब पीने के शौक़ को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस दुनिया में भी उनको शराब चाहिए और जन्नत में भी शराब को ही वो कीमती चीज़ समझते हैं। जन्नत भी वो शराब पीने के लिए ही जाना चाहते हैं। कोई रूहानी शराब भी हो सकती है, डिवाइन वन भी हो सकती है, खुदा के दीदार की शराब को वो पीना चाहते हैं। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि वो इस दुनिया में भी रिंद हैं, शराबी हैं, शराब के नशे को एंजॉय करते हैं। और यही वो चीज़ है, जन्नत वो जाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे गुलाबी खुशबूदार शराब का वादा किया गया है। उनको लगता है कि उनको वहाँ पे शराब पिलाई जाएगी, हाई क्वालिटी की शराब पिलाई जाएगी। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सिवाय बादाए गुल्फाम मुश्क बू क्या है। पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार,
ये शीशाओ कदाओ कूजाओ सुबू क्या है। खुम कहते हैं शराब के घड़े को, मटके को, या बैरल हो सकता है, बैरल ऑफ वाइन। शीशा कहते हैं जाम को, कांच के गिलास को जिसके अंदर शराब सर्व की जाती है। कदा भी शराब के प्याले को ही कहा जाता है। कूजा मिट्टी का कोई बर्तन हो सकता है जिसके अंदर शराब रखी जाती है। और सुबू सुराही को कहा जाता है। या तो ये सब शराब पीने पिलाने के लिए बर्तन हैं। जब सलीके से मैखाने में शराब परोसी जाती है तो फिर इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। शीशा, कदा, कूजा, सुबू, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें रंग ये है कि सच्चे रिंद को, सच्चे शराबी को शराब पीने से मतलब है, नशे से मतलब है। शराब पीने की जो सेरेमनी है, जो फॉर्मेलिटी है, उससे उसको मतलब नहीं है। तो बस उसको शराब पीनी है, चाहे घड़े से ही मुंह लगा के शराब क्यों ना पीनी पड़े, वो शराब पीने को तैयार है। और थोड़ी बहुत शराब से उसकी प्यास भी नहीं बुझती। तो ये छोटे छोटे जाम और शराब के जो प्याले हैं, उनके अंदर जो शराब पिलाई जाती है, वो उसको एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वो कम क्वांटिटी है। और बहुत क्वांटिटी में उसको शराब चाहिए। घड़े के घड़े शराब पीने को वो तैयार बैठा है। उसी से उसकी प्यास बुझती है। छोटे छोटे जाम में शराब परोसी जाए, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो कहते हैं कि पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, कि अगर शराब के दो चार खुम, घड़े, बैरल्स भी मैं देख लूँ तो शराब पी लेता हूँ। जो लफ्ज़ भी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये शीशा हो, कदा हो, कूजा हो, सुबू क्या है, कि ये सब क्या है, ये बर्तन सब क्या है, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। तो जैसा मैंने कहा, शराब की सेरेमनी की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं अगर दो चार घड़े भी देख लूँ तो मैं शराब पीने को तैयार हो जाता हूँ। मेरी प्यास बढ़ जाती है और मैं घड़े को मुंह लगा के भी शराब पीने को तैयार रहता हूँ। या तो ये सुराही, प्याला वगैरह मुझे नहीं चाहिए। छोटे छोटे प्यालों में, जामों में इतनी शराब नहीं आती कि वो मेरी प्यास को बुझा सके। ये तो मेरी प्यास को और भड़का देते हैं। या तो इसलिए मुझे घड़े से ही मुंह लगा के शराब पीनी है। ये रंग भी है। जैसा मैंने कहा, सच्चे शराबी को नशे से मतलब है। किसी सूरत में भी शराब पीने को वो तैयार है। जाम हो, सुराही हो, ना हो, सिर्फ घड़े को ही मुंह लगा के उसको शराब पीनी पड़े, कोई बात नहीं। या कुछ भी चलेगा, उसको नशे से मतलब है। एक रूहानी रंग भी है कि वो सीधा सोर्स के पास जाके शराब पीना चाहते हैं, मुर्शद के पास, या खुदा के पास, जहाँ से ये शराब दुनिया में आती है। या जहाँ से ये शराब आ रही है और फिर इस दुनिया के मैखाने में शराब बांटी जा रही है, वो सीधा उस सोर्स के पास जाके शराब पीना चाहते हैं। तो एक रूहानी डिवाइन रंग भी इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल वो कहते हैं कि पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशाओ, कदाओ, कूजाओ, सुबू क्या है। तो फॉर्मेलिटी की उसको वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। वो घड़े से भी मुंह लगा के शराब पीने को तैयार है। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। ताकत गुफ्तार, बात करने की ताकत, आरजू, तमन्ना, डिज़ायर को कहते हैं। तो कहते हैं कि रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, कि अब मेरे अंदर बात करने की ताकत बाकी नहीं रही, और अगर होती भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। तो मैं किस उम्मीद पे ये कहता कि मेरे मन में क्या आरजू है, क्या तमन्ना है। तो महबूब कभी आशिक की तमन्ना पूरी नहीं करता, दीदार का मौका नहीं देता, अपना प्यार उसको नहीं देता, रकीबों से बातचीत करता है। ये सारी बातें आशिक के दिल पे जुल्मों सितम ढाती हैं। और इश्क में ज़ख्म खा खा के वो शायद टूट चुका है, उसकी मौत आने वाली है। और इसलिए कहा गया है कि ताकत गुफ्तार अब मेरे अंदर बाकी नहीं रही। लेकिन वो कहता है कि अगर होती भी, अगर मैं हिम्मत और ताकत जुटा भी लेता तो क्या फ़ायदा होता। मैं किस उम्मीद पे अपनी आरजू को बयान करता। मेरी आरजू कभी पूरी होती ही नहीं, तो कभी मेरी आरजू को पूरा करता ही नहीं है महबूब। और एक स्पिरिचुअल रूहानी रंग भी हो सकता है। मुर्शिद या खुदा से कहते हैं कि मेरी तकदीर में तुमने बदनसीबी, जुल्म सितम ही लिखे हैं। तो फिर मैं किस उम्मीद पे, या मेरी कोई आरजू पूरी कभी तुम करते ही नहीं, तो मैं किस उम्मीद से तुम्हें कहूँ कि मेरी आरजू क्या है। मेरी उम्मीद टूट चुकी है। और ये रंग भी हो सकता है कि शायद महबूब ज़ख्म और दर्द भी नहीं दे रहा जो आशिक को चाहिए, आशिक को बेहद पसंद है। और महबूब के हाथों आशिक कत्ल होना शायद चाहता है, मगर उसको मौत भी नसीब नहीं होती। मौत की आरजू भी पूरी होने की उम्मीद उसको नहीं है, तो महबूब उसको मारेगा भी नहीं है। और गुज़रे वक्त का रंग भी है कि वो सीख गया है। जब ताकत हुआ करती थी तो कई बार उसने अपनी आरजू को बयान किया, लेकिन कभी उसकी आरजू तमन्ना पूरी नहीं हुई। तो अब वो कहता है मैं किस उम्मीद से अपनी आरजू को बयान करूं।
बड़ा ही खूबसूरत शेर है। ज़िंदगी की कई नाउमीदी से भरी सिचुएशंस पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो कहते हैं रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। तो किस उम्मीद में मैं कहूँ कि मेरी क्या तमन्ना है। उम्मीदें सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मुसाहिब कहते हैं कंपेनियन को, जो किसी शख्स के साथ उठता बैठता हो। यहाँ पे बादशाह की बात हो रही है, तो बादशाह का कोई दरबारी हो सकता है जिसका बादशाह के साथ उठना बैठना हो। इतराना, अकड़ में रहना, शायद इस वजह से क्योंकि ज़िंदगी में कोई रुतबा आपको नसीब हो गया है, टू बिहेव विद सम सॉर्ट ऑफ प्राइड और एरोगेंस। आबरू इज़्ज़त को, मान को, रिस्पेक्ट को कहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सरकास्टिक शेर है। गालिब साहब ने अपने ऊपर कमेंट किया है, ये हो सकता है। किसी और दूसरे के ऊपर एक ताना कसा है, ये भी हो सकता है। कहते हैं हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि आजकल उसे शाह के पास, उसके दरबार में उठने बैठने का मौका मिला है, रुतबा मिला है, वो दरबारी हो गया है, तो देखो कैसे इतराता हुआ फिर रहा है। वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, वरना इस शहर में गालिब की क्या आबरू है, क्या इज्जत है। मतलब कोई आबरू इस शहर में उसकी नहीं है। तो ये जो गालिब आजकल अकड़ अकड़ के फिर रहा है, उसकी वजह यह है कि शाह ने उसको मुंह लगा लिया है। वरना उसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि इस शहर में उसकी इज्जत की जाए। कोई उसकी इज्जत नहीं करता। तो लाइफ सिचुएशंस में ये शेर एप्लीकेबल है। अगर कोई घमंड कर रहा हो अनएक्सपेक्टेड कामयाबी पे, तो इस शेर को आप कोट कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये गालिब साहब ने इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में ये शेर लिखा है और एक तंज कसा है। ज़ौक़ साहब जो थे वो बादशाह के बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे, तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था दरबार में। और वो एक गरीब परिवार से भी बिलोंग करते थे। और गालिब साहब अपने आप को बड़े ख़ानदानी इंसान समझते थे। और उनको ताना मारा है ज़ौक़ साहब को, गालिब साहब ने। और जब बादशाह ने, ऐसा कहा जाता है कि ये शेर ज़ौक़ के लिए उन्होंने लिखा, और जब बादशाह ने उनको डांट लगाई और एक्सप्लेनेशन मांगी, तो गालिब साहब ने इस शेर को बदल के अपना नाम उसके अंदर डाल दिया और कहा कि ये तो मैंने अपने ऊपर मजाक में ये शेर लिखा है। तो ये भी बात बताई जाती है। तो एक सेल्फ डेप्रिकेशन का रंग भी इसके अंदर है कि किसी ने उनकी तारीफ़ की है और वो जवाब में ये कह रहे हैं कि भाई कौन हमको पूछता है इस शहर के अंदर। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि बादशाह ने तो गालिब को इज़्ज़त दे दी है आजकल, क्योंकि एक जब ज़ौक़ साहब गुजर गए तो गालिब साहब को बादशाह का उस्ताद अपॉइंट किया गया था। तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बादशाह ने तो मुझे एक्नॉलेज किया है, लेकिन ये शहर के लोग अभी भी मेरी इज़्ज़त नहीं करते। ये रंग भी हो सकता है। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू।